नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग हल करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी भाषा के अभ्यास प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के परीक्षा के दृष्टि से। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और साथ साथ इसका उत्तर भी देते चले। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है। आप लोग प्रश्न को देख रहे हैं, विकल्प देखेंगे। विकल्प ए में दिया हुआ है कि आप मेरी मदद करेंगे ना। बी दिया है मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है। सी वह न सोता है न खाता है। और डी दिया है वह धीरे धीरे चला जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 51 का जो सही उत्तर है, इसमें दिया है कि क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है। बी होगा इसका, मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 52 दिया है। आप लोग साथ साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते चलेंगे। इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा रचना दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, पूछा है कि कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि रचना के दृष्टि से शब्द का भेद कौन कौन सा है। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, यानी रचना के दृष्टि से जो शब्द के भेद हैं या प्रकार हैं वह 3 प्रकार हैं। और कौन सा नहीं है इसमें पूछा है। तो प्रश्न नंबर 52 का जो सही उत्तर होगा डी है, यानी विदेशज। तो विदेशज क्या है? यानी उत्पत्ति के आधार पर। इसे भी ध्यान रखेंगे, सभी एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो आप बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन सा? तो पहला आप बताएंगे तद्भव, दूसरा बताएंगे तत्सम, तीसरा आपका क्या है? देशज, और चौथा आपका होगा विदेशज। ठीक है, और रचना के दृष्टि से 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 आप लोग देखेंगे, राजर्षि का संधि विच्छेद है। यानी संधि से प्रश्न आपके एग्जाम में, आप ध्यान रखेंगे कि संधि से आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, यदि 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए संधि से, और संधि को आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, तो उसे आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। इसमें पूछा है कि राजर्षि का संधि विच्छेद है, तो आप लोग इसका सही उत्तर देंगे। 53 का क्या होगा? ए होगा, यानी राजधन ऋषि। कौन सी संधि है? यानी यह गुण संधि। कैसे? सबसे पहले राजर्षि शब्द दिया है तो उसे हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, यानी संधि विच्छेद करेंगे, तो होगा राजधन ऋषि। यानी ज में अ और ऋषि यानी री मिलके क्या बनता है? अर बनता है। जब अर बनता है तो अर क्या है? यह गुण संधि की पहचान है। तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। तो इसे आप ध्यान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 54 में पूछा है कि सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न में पूछा है कि सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इसमें कौन सा विशेषण है। तो प्रश्न नंबर 54 का सही उत्तर होगा अनिश्चित संख्यात्मक या अनिश्चित वाचक। कैसे होगा? यानी इसमें पूछा है सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, यानी ढेर सारे कुत्ते हैं लेकिन उन्हें गिना नहीं जा सक रहा है, मतलब गिना नहीं जा सकता है, मतलब उसमें बताया जा रहा है सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। तो कौन सा विशेषण होगा? सब, यानी अनिश्चित। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 55। इसमें पूछा है कि जिस संज्ञा के अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक, व्यक्ति, भाव या समूहवाचक। तो 55 का सही उत्तर क्या है? 55 का सही उत्तर सी होगा, समूहवाचक संज्ञा। कैसे? यानी समूहवाचक संज्ञा कहता है जहां समूह हो या अनेक वस्तुओं या समाहार को प्रकट करता है, वह समूहवाचक होता है। प्रश्न भी पूछ रहा है कि जिस संज्ञा की अनेक वस्तुओं अथवा प्राणी, यानी एक से जब अधिक वस्तु या प्राणी हो तो वहां समूहवाचक संज्ञा होता है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें पूछा है कि अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रची गई है? तो इसका सही जवाब, सही उत्तर है सी, खड़ी बोली। आप ध्यान रखेंगे कि अमीर खुसरो जो है, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वह खड़ी बोली में रची गई हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हंसी का तत्सम शब्द क्या है? प्रश्न नंबर 57 का सही उत्तर आप सब लोग देंगे। हंसी का तत्सम रूप हास्य, यानी इसका सही उत्तर डी है। हंसी क्या है? यह तद्भव है किसका? हास्य का। हास्य जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, या कह सकते हैं कि जो शुद्ध शब्द होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 58 को देखेंगे। इसमें पूछा है कि अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। उपसर्ग क्या है? यानी वे शब्दांश जो शब्द के जो मूल शब्द होते हैं उसके पूर्व में जुड़ते हैं। कहाँ? पूर्व में या आगे लगते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। तो आप लोग इसका सही जवाब देंगे। अवलोकन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो प्रश्न नंबर 58 का जो सही उत्तर है बी है, अव। यानी लोकन में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? यानी संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 59 का जो सही उत्तर है सी, यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य जो है 59 का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? यानी प्रश्न नंबर 60 का जो सही उत्तर है सी, यानी खड़ी बोली को हिंदी की मानक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61 में पूछा है आलोचना का पर्यायवाची शब्द है या आलोचना का पर्यायवाची है? सुलोचना, विवाद, समीक्षा या बाध्यता। तो 61 का जो सही उत्तर है वह सी होगा, समीक्षा। यानी समानार्थी शब्द कह सकते हैं या पर्यायवाची शब्द जो है एक होते हैं। जैसे आलोचना का जो पर्यायवाची या पर्याय है वह समीक्षा, ठीक है, निंदा करना। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा। इसका सही उत्तर क्या है? प्रश्न नंबर 62 का सही जवाब आप सभी लोग दे दिए होंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनावृष्टि। आप ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं जब विलोम से प्रश्न आता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 63 में पूछा है अनुनय विनय से भी न पसीजना। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? क्या दिया है? अनुनय विनय से भी न पसीजना, यानी अटल रहना, जड़ हो जाना, टस से मस न होना, अहल्या बनना। प्रश्न नंबर 63 का जो सही उत्तर है, यानी अनुनय विनय से भी न पसीजना, यानी टस से मस न होना, यानी एक जगह स्थिर रहना। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 64 में पूछा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद है। यानी प्रश्न नंबर 64 का जो सही उत्तर आप सभी लोग देंगे प्रतिधन एक। क्या है? प्रत्येक यानी प्रतिधन एक। कौन सी संधि है? तो यड़ संधि। ध्यान रखेंगे, आप सभी लोगों को हमने बताया भी था, फिर से बता देते हैं। जब किसी शब्द में आधा अक्षर जुड़ा हो, या प्रत्येक हो, या विच्छेद हो, या अनुच्छेद हो, ऐसे हो, अत्यंत हो, आप ध्यान रखेंगे आधा त जो है य में ऐसे लगा हुआ है, तो वे सदैव जो है क्या होते हैं? यड़ संधि कहलाता है। यानी प्रत्येक का होगा प्रतिधन एक। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं। निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? प्रश्न नंबर 65 का सही उत्तर आप सभी लोग देंगे। इसमें पूछा है कि निर शब्द से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यानी निराकरण, करण में निर, यानी आकरण में निर का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार निरपराध में भी निर का प्रयोग हुआ है, निर्भय में भी निर का प्रयोग हुआ है, लेकिन निदर्शन में जो है निर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर सी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है? यानी
तत्सम, तद्भव, देशज या तद्वित। तो 66 का जो सही उत्तर है यानी डी तद्वित। हमने अभी आप लोगों को बताया कि उत्पत्ति की दृष्टि से जो है कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं शब्द के, तद्भव, तत्सम, देशज और चौथा जो है वह विदेशज है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। रमेश गिर पड़ा है। इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? सकर्मक क्रिया या संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या सहायक क्रिया? तो 67 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, यानी रमेश गिर पड़ा है। इसका सही उत्तर बी है। प्रश्न नंबर 68 को देखेंगे। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। किसका है? यह राहुल संकृत्यायन का है। ओल्गा से गंगा किसका है? वोल्गा से गंगा भी किसका है? राहुल संकृत्यायन का है। उसके बाद घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़, ये काफी महत्वपूर्ण इनकी रचना है। किसकी? राहुल संकृत्यायन की। घुमक्कड़ शास्त्र और वोल्गा से गंगा जीने के लिए उपन्यास किसका है? यह राहुल संकृत्यायन की है। 68 का सही उत्तर बी है। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 69 में पूछा आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का अर्थ क्या है? 69 का जो सही उत्तर है यानी अपरिग्रह जो है आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करने का अर्थ है। 70 को देखेंगे, यानी इसमें पूछा आहूत का विलोम क्या है? तो प्रश्न नंबर 70 का सही उत्तर होगा अनाहूत। क्या? आहूत का, यानी आहूत का जो विलोम शब्द है वह अनाहूत है। उसी प्रकार से पावक शब्द में प्रत्यय है, यानी आप ध्यान रखेंगे 71 का सही उत्तर क्या है? अक, यानी पाव धन अक। क्या है? पाव धन अक से पावक शब्द बना है। यानी प्रत्यय क्या कहलाता है? वे शब्दान जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं वह प्रत्यय कहलाता है। इसका सही उत्तर ए होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो 72 का सही जवाब आप सभी लोग देंगे, यानी सूर्य धन उदय। इसका सही उत्तर क्या है? बी होगा, सूर्य धन उदय। ठीक है, कौन सा संधि विच्छेद? संधि का नाम बताएंगे तो यह गुण संधि। कौन सा संधि है? गुण संधि है, यानी आप ध्यान रखेंगे सूर्योदय में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 73 में पूछा है व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय, किशोरी दास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास? तो इसका सही उत्तर जो है किशोरी दास वाजपेयी जो है बी सही उत्तर होगा। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो किशोरी दास वाजपेयी है। प्रश्न नंबर 74 को देखेंगे। इसमें पूछा है अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले अभ्यर्थी का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अभिधन अर्थी। यहां देखेंगे कि अभि यानी ई, आप ध्यान रखेंगे छोटी ई और अ मिलके क्या बन रहा है? य बन रहा है, य का निर्माण हो रहा है। तो कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। क्या? यड़ संधि। तो इसे ध्यान रखेंगे, अभ्यर्थी कौन सी संधि? यानी यड़ संधि। इसका सही उत्तर 74 का बी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इस अभ्यास प्रश्न का आज के इस क्लास का अंतिम अभ्यास प्रश्न होगा जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? आप देखेंगे इसका सही जवाब देंगे पारगम्य, पारागमय, पारोगम्य या पारिगम्य। पारगम्य जो है इस शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। आज के इस अभ्यास प्रश्न के क्लास में हमने 24 से लेकर 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास किए जो कि महत्वपूर्ण है आप सभी के एग्जाम के दृष्टि से। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज के इस अभ्यास प्रश्न में जो प्रश्न हमने कराया वह समझ में आया होगा। साथ साथ आप सभी लोग इसका सही उत्तर भी देते चल रहे होंगे। तो इसी प्रकार से फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए अभ्यास प्रश्न को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।